नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी का सारांश सुनाया था। कहानी आपको सुनाई थी और आपको कहानी बहुत अच्छी लगी, ऐसा आपने अपने उत्तरों के द्वारा मुझे, अपने कमेंट्स के द्वारा आपने मुझे बताया। आज हम उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद की जो ये कहानी है पुरस्कार, इसका रचना विधान तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये ऐतिहासिक कहानी है। इसका रचना विधान ऐतिहासिक है, लेकिन वास्तव में जयशंकर प्रसाद यहाँ पर हमको कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं कर रहे हैं। वो कोई ऐतिहासिक चीज हमें नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बल्कि वो उस इतिहास की पृष्ठभूमि पर मधुलिका के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने जो प्रेम की उदात्त भावना है और जो सामाजिक दायित्व है इंसान का, उन दोनों उदात्त भावनाओं को हमारे सामने वो रख रहे हैं। वास्तव में जो पुरस्कार कहानी है वो हिंदी की बड़ी एक सशक्त और बड़ी लोकप्रिय कहानी रही है। जयशंकर प्रसाद जब इस कहानी को लिख रहे थे तो वो युग था, राष्ट्रीयता का युग था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, समाज सुधार हो रहे थे, चारों तरफ अंग्रेजों का शोषण था, तो लोग उसका विरोध कर रहे थे और राष्ट्रीयता से अनुप्राणित साहित्य लिखा जा रहा था। वो प्रेमचंद का युग था। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की कहानी में हमको बड़ा स्पष्ट सा एक अंतर दिखाई देता है। वो ये दिखाई देता है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं का यथार्थ हमारे सामने रखा। उन समस्याओं का समाधान कहीं कहीं उन्होंने यथार्थवादी और कहीं कहीं उन्होंने आदर्शवादी तरीके से हमारे सामने रखी। मतलब जो उनकी कहानी है वो यथार्थता के चारों तरफ है। दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वो काल्पनिक संसार में रची गई है, लेकिन काल्पनिक संसार में रची होने के बावजूद भी उस कहानी में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की पृष्ठभूमि से उन्होंने कुछ ऐसे मानवीय भाव हमारे सामने रखे हैं जो कि इंसान के मानवीय मूल्यों को और उनकी कर्तव्य जो भावना है उसको बढ़ाते हैं। तो इस कहानी के पीछे जयशंकर प्रसाद की जो दृष्टि थी, ये इसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी प्रश्न को के उत्तर लिखने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी उनकी क्या सोच थी इस कहानी में, कि वो ये कहानी में वो क्या हमारे सामने दिखाना चाह रहे थे। कि जैसा मैं कह रही हूँ, स्वाधीनता आंदोलन का उस समय उत्कर्ष काल था और चारों तरफ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। जयशंकर प्रसाद ने इस क्रांतिकारी आंदोलन में डायरेक्ट कोई भाग नहीं लिया और न ही कोई उन्होंने प्रत्यक्ष इस तरीके की देशभक्ति की कोई कविता, ये कहानी लिखी। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर करी, वो ये चीज करी उन्होंने कि भारत का जो पीड़ित और भारत का जो दमित और शोषित और निराश जो जनमानस था, उस जनमानस में कैसे उत्साह जगे, कैसे उसमें जोश जगे। तो उस जोश को जगाने के लिए उन्होंने हमारे भारत देश का जो इतिहास था, गौरवशाली जो इतिहास था, हमारी जो महान संस्कृति थी, उस महान संस्कृति से संबंधित उसका दिग्दर्शन करते हुए उन्होंने कुछ कहानियां हमारे सामने रखी, जिससे कि जो भारतीय जनता है उसकी जो हताशा है, उसकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा मतलब थोड़ा उनमें गौरव प्राप्त हो, उनमें उत्साह आए। मतलब लेखक ने एक जगह मैंने पढ़ा था कि मतलब वो इस तरीके से इस भावना से जो भारतीय जनमानस है उसकी पीड़ा के, उसके गौतम उसके उसको पीड़ा को उसके अतीत के गौरवगान से जैसे सहला रहे थे और जो निराश भारतीय थे उनके अंदर एक आत्माभिमान, एक स्वाभिमान की भावना भर रहे थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनकी कहानियों में हमें कोई मुखर रूप से कोई स्वाधीनता की चेतना देखने को नहीं मिलती है, तो परोक्ष और मध्यम रूप में यदि हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की, जिससे हमें एक अपनी जाति, अपने राष्ट्रीयता पर, अपनी जातीयता का मतलब अपनी राष्ट्रीयता पर, अपने भारतीय होने पर हमको गर्व प्रतीत हो। पुरस्कार एक ऐसी ही कहानी है जिसमें हमें जयशंकर प्रसाद की ये दृष्टि देखने को मिलती है। पुरस्कार कहानी का जो उद्देश्य है वो इस आदर्श को स्थापित करना है कि किस तरीके से सामाजिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रेम में सामंजस्य स्थापित किया जाए। ये एक आदर्श प्रदान कहानी है। भावना की अपेक्षा इसमें हमें बताया गया है कि कर्तव्य ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यही आदर्श इस कहानी का मूल आधार है। इसमें देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों को एक प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के सामने मुठभेड़ करते हुए दिखाया है, जिसमें बीच में कभी व्यक्तिगत प्रेम राष्ट्र प्रेम पे हावी हो जाता है, कभी राष्ट्र प्रेम व्यक्तिगत प्रेम पे हावी हो जाता है, लेकिन अंत में राष्ट्र प्रेम की जीत होती है। लेकिन व्यक्तिगत प्रेम को भी अपना पूरा गौरव और महत्व प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि जब अरुण
श्रावस्ती के दुर्ग पर आक्रमण करने जा रहा होता है और वो सारी योजना मधुलिका को मालूम है। तो मधुलिका इस योजना की सूचना अपने राजा और मंत्री को देकर अपने न केवल अपने राष्ट्र की सुरक्षा करती है, बल्कि जब अरुण को मृत्यु दंड दिया जाता है और मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहा जाता है, तो मधुलिका अपने व्यक्तिगत प्रेम की मर्यादा को निभाते हुए और मांगती है राजा से प्राण दंड। इस तरीके से राष्ट्रीय भावना और व्यक्तिगत चेतना दोनों ही एक रूप हो जाते हैं और सामंजस्य के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। इस कहानी को यदि हमें बहुत समझना है ना, तो हमें इस कहानी में जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को समझना पड़ेगा। हमें इस कहानी में द्वंद्व के मुख्य रूप से 3 रूप देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय भावना और व्यक्तिगत चेतना में जो टकराव दिखाई दे रहा है, उस टकराव में हमको 3 प्रकार के द्वंद्व हमें दिखाई देते हैं। जो पहला द्वंद्व है वो द्वंद्व है विधान और प्रवृत्ति का द्वंद्व। विधान का मतलब क्या है? विधान मतलब जो स्वीकृत मूल्य है, जो नियम है, जो मान्य है, और प्रवृत्ति का मतलब व्यक्ति की इच्छा। इन दोनों का द्वंद्व दिखाया गया है कहानी में। जो विधान क्या है? जो राष्ट्र का नियम है कि किसी एक व्यक्ति का खेत चुना जाता है और वो खेत राजा का खेत हो जाता है। ये एक विधान का अंग है। राजा जिस भूमि, इसमें कोई बंदिश नहीं है, मतलब राजा जिस भूमि का चयन करता है वो प्रजा को, राजा को वो भूमि देनी ही पड़ती है और इस नियम को जो प्रजा है वो शिरोधार्य करती है। राजा मधुलिका को भी उसका मन नहीं है, लेकिन अपनी स्नेह की भूमि पर राजा के अधिकार को स्वीकार करना पड़ा। वो प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई विरोध नहीं करती है, पर इस राष्ट्रीय नियम से वो कहीं ना कहीं अंदर शुद्ध है। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि ये इसकी स्नेही की भूमि है, वो उससे ना छीनी जाए। वो मतलब भूमि देने से तो इनकार नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में इसके प्रति एक नाराजगी है, एक शुद्धता है, उसके एक असंतोष है, और उस असंतोष को भी वो जता देती है। ये जता देती है कहकर कि जब उसको उस भूमि का मूल्य दिया जाता है स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, तो वो स्वर्ण मुद्रा राजा पर ही न्यौछावर कर देती है। राजा चकित रह जाता है और वो मना कर देती है कि देव, ये मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसका मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर है। तो इस तरीके से प्रवृत्ति और विधान, इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में सामंजस्य बिठाने का काम इस कहानी में किया गया, जो इस कहानी की भारी विशेषता है। दूसरा द्वंद्व हम देख रहे हैं, अरुण की प्रणय याचना भी द्वंद्व को जन्म देती है। जब अरुण मधुलिका के सामने अपना प्रेम निवेदन कर रहा होता है, जब कह रहा होता है कि मैं मगध का राजकुमार हूं और तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं, और मेरी मन की जो भावनाएं हैं वो अवगुंठन में रहना नहीं जानती हैं, तो मधुलिका उस प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है और वो कह देती है कि मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमार की ओर न खींचकर कृषक बालिका का अपमान करने आया है। मधुलिका उठ खड़ी हो जाती है और कहानीकार आगे कहता है कि मधुलिका जब अरुण पर ये कठोर प्रहार कर रही होती है, निष्ठुर प्रहार कर रही होती है, तो वो भी अंदर आहत होती है, यानी कि उसके अंदर भी एक द्वंद्व चल रहा है। मतलब एक प्रेम निवेदन आया है, लेकिन प्रेम निवेदन को उसने ठुकरा दिया है, लेकिन उसके मन में एक टीस है, उसके हृदय में भी टीस उठती है कि उसने अरुण के साथ बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया है, और वो सजल नेत्रों से, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सजल नेत्रों से वो अरुण को जाते हुए देखती है। बाद में उसको अरुण का अभाव और भी ज्यादा अनुभव होता है, बहुत ज्यादा खलता है। 3 वर्षों के बाद जब अरुण का उसको प्रेम प्रस्ताव का स्मरण हो आता है, जब बरसात हो रही है चारों तरफ और उसकी झोपड़ी में बरसात का पानी चू रहा है, उसका अभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो अपने अभावों से बड़ी अधीर हो गई है, तो उस समय उसको फिर से अरुण की याद आती है और उसके मन में वही अंतर्द्वंद चल रहा होता है। उसे याद आता है कि इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मधुलिका उन बीते हुए क्षणों को लौटा लाने के लिए विकल हो उठती है। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसको बहुत ही अधीर और व्यथित कर दिया है। परिणाम स्वरूप उसे मगध के जो महल हैं, जो उनके प्रसाद हैं, उनका वैभव का काल्पनिक चित्र उसकी आंखों में तैरने लगता है और वो सोचने लगती है कि यदि मैंने मगध के राजकुमार की वो प्रेम निवेदन स्वीकार कर लिया होता तो आज मैं महारानी होती। लेखक ने बड़े प्यार से एक शब्द लिखा है इसमें कि खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन उस प्रेम को पाने के लिए विकल हो उठती है। तो इस तरीके से उसके मन में वो अंतर्द्वंद है कि एक तरफ उसने ठुकरा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंतस में
वो अरुण को से प्रेम करने लगी थी। तीसरी जगह जो हमें द्वंद्व दिखता है और फिर उसका जो सामंजस्य दिख रहा है वो ये है कि इस बात को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्रेम है वो एक व्यक्तिगत मूल्य है और देश की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, ये एक सामाजिक दायित्व है, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पुरस्कार कहानी के समापन के चरण में हम देखते हैं कि लेखक ने जो सामाजिक दायित्व है और व्यक्तिगत मूल्य को, दोनों को, व्यक्तिगत जो मूल्य है, व्यक्तिगत जो प्रेम है, दोनों को आमने सामने रख दिया है। अरुण के प्रेम में जो मधुलिका है वो बहुत ही मुग्ध और बेसुध हो चुकी है और वो अरुण के रंग में रंग गई है और इसी चक्कर में वो अरुण का जो षड्यंत्र है उसका भी अंग बन जाती है। अरुण के प्रेम में डूबी अपने निजी सुख की कल्पना में मधुलिका अपने जन्मभूमि की पराधीनता के विषय में कुछ सोच ही नहीं पाती कि मेरी जन्मभूमि, मेरा कौशल, जो राष्ट्र है वो मगध के अधीन हो जाएगा, जो कि उनका चिर शत्रु है, वो सोच ही नहीं पाती। उसे केवल अपना प्रेम दिखता है, अपना सुख दिखता है और वो अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई होती है। लेकिन निर्णायक क्षणों में जब वो अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही होती है तो उसके मन में अचानक अपने पिता की जो मूर्ति है वो पहुंच जाती है कि वो तो एक देशभक्त सिंह मित्र की पुत्री है और यही उसकी पहचान है। इसी पहचान के कारण उसको एक आदर्श बालिका माना जाता है, चारों तरफ उसका मान सम्मान है और इस द्वंद्व में हम देखते हैं कि देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम का जो पलड़ा है वो बहुत भारी हो जाता है। वो अचानक सोचने लगती है कि श्रावस्ती का तो एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, मगध जो कौशल का चिर शत्रु है उसकी विजय हो जाए। कौशल और इसने क्या कहा था कि श्रीमित्र की कन्या है और श्रीमित्र कौशल का रक्षक है और आज उसी की कन्या ये क्या करने जा रही है। उसका मन, उसके अंतरात्मा चीख पड़ती है, नहीं नहीं मधुलिका, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस द्वंद्व में आखिरकार हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना विजय होती है। लेकिन अंत में हम क्या देख रहे हैं कि अंत में मधुलिका अपने लिए भी प्राणदंड मांग कर उस प्रेम के प्रति निष्ठा, समर्पण भावना का प्रमाण देती है जो उसने अरुण से किया था। मतलब अरुण से भी उसका बड़ा सच्चा प्रेम है। उसने मतलब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे वाली बात है कि वो अरुण के साथ मर जाना चाहती है, यानी कि अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी उसने निभा लिया और राष्ट्र के प्रति जो दायित्व था उसका भी उसने पूरी तरीके से निर्वाह किया। तो ये जो अंतर्द्वंद है ये इसकी कथानक को बुनता है। अब यदि हम इस बात पर विचार करें कि इस कहानी के तत्वों के आधार पर हम समीक्षा करें, तो जब समीक्षा करें तो पहला तत्व होता है कथानक। कथा वस्तु, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी हैं मैं कहानी के माध्यम से भी आपको बता चुकी हूँ और अभी अंतर्द्वंद के माध्यम से भी मैंने आपको ये चीज बता दी है। इस कहानी का के जो पात्र, जो तत्व होते हैं, उसमें पहला कथानक मैं आपको बता चुकी और छठा तत्व है उद्देश्य। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 तत्व होते हैं कहानी की समीक्षा की। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उसका उद्देश्य। तो मैं इसमें से 2 पॉइंट आपको बहुत क्लियर कर चुकी हूँ। एक पहला कथानक क्लियर कर चुकी हूँ, दूसरा मैं आपको कर चुकी हूँ इसका कि इसका उद्देश्य क्या था। ये बात करते हैं इसके संवाद और कथोपकथन पर। मतलब मैं एक पंथ कई काज कर रही हूँ, जो जो प्रश्न बनेंगे जिस तरीके से वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूँ। कथोपकथन पर यदि हम बात करें तो कथोपकथन के या संवाद के दृष्टि से भी जो पुरस्कार कहानी है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। इसके संवाद बहुत ही स्वाभाविक हैं, संक्षिप्त है, सरल है, स्पष्ट है और अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। जो पात्र हैं उनके चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं, उनके चारित्रिक उत्कर्ष में बहुत सहायक हैं। साथ ही इनके जो संवाद है वो मनोवैज्ञानिकता, उतार चढ़ाव, अंतर्द्वंद, इन सब का ध्यान इसमें रखा गया है। इस कहानी के संवाद में कहीं आंतरिक वेदना तो कहीं आंतरिक उद्वेग तो कहीं आंतरिक निवेदन विद्यमान है, कभी मधुलिका का और कभी अरुण का। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी के जो संवाद है वो बहुत ही संतुलित है, बहुत ही मौलिक है और सांकेतिक और प्रतीकात्मक शैली भी उसमें है, कलात्मकता और संक्षिप्त है और प्रभावी इसके संवाद है। अब बात करें यदि हम देशकाल और वातावरण की, तो इस कहानी का प्रारंभ ही एक बहुत ही आकर्षक परिवेश के साथ हुआ है। देशकाल वातावरण की दृष्टि से ये जो कहानी है वो बहुत ही आकर्षक और सशक्त कहानी है। इसमें उस युग का जो महाजनपद का युग था, हमारा प्राचीन युग
जिसे हम जनपद काल के नाम से भी इतिहास में जानते हैं, उस काल का चित्र प्रस्तुत किया है कि कैसे महाराजा होते थे और राष्ट्रों के कैसे नियम होते थे, जो राष्ट्र होते थे वो कैसे छोटे छोटे भागों में बटे होते थे, राष्ट्रों में किस तरीके से आपस में शत्रुता रहती थी, एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते थे। सारा वातावरण बड़े सजीवता के साथ मगध और कौशल इन दोनों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत उन्होंने किया है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कहानी का प्रारंभ बड़ा ही प्राकृतिक जो वातावरण है उसके साथ किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आद्रा नक्षत्र जब बरसात ऋतु होती है तो आद्रा नक्षत्र में होती है। आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादल घूमड़ रहे हैं जिसमें देव धुंधवी का गंभीर घोष, क्योंकि राजा आ रहे हैं तो देव धुंधवी बजाई जा रही है। और प्राची के निरभ्र कोने से, मतलब पूरब से, जहां पर बादल पूरे आकाश में छाए हुए हैं लेकिन वहां थोड़ा सा एक कोना है जहां पर निरभ्र कोना है, यानी कि वहां बादल नहीं है, वहां से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। तब सूरज की बात हो रही है, देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि सौंधी बास उठ रही थी। नगर तरुण से जयघोष हुआ, भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। हर्ष और उत्साह का वह समुद्र हिलोरे बढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो पूरे उत्सव का जो सीन होता है, जो दृश्य होता है, वो उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो इसकी कहानी का जो देशकाल और वातावरण है वो भी उसकी दृष्टि से भी कहानी पूरी तरीके से सफल है। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जहां उनके पात्र जातीय अभिमान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। पुरस्कार उनकी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें प्रेम और मुक्ति की जो चेतना है उसका विकास लक्षित किया गया। चरित्र चित्रण की दृष्टि से पुरस्कार कहानी के सभी पात्र आदर्शों से अनुप्राणित हैं। चाहे वो मधुलिका को ले लीजिए, चाहे वो महाराजा को ले लीजिए, और उनके पात्र में कहीं हमें थोड़ी सी एक नेगेटिविटी दिखाई देती है, लेकिन वो भी अपने देश के प्रति काफी समर्पित है, मगध के प्रति काफी समर्पित है। और जो उसकी एक भूमिका है कि वो एक राजकुमार है और वो राजघराने से प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने देश का साम्राज्य विस्तार करना उसका अपना एक कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से हमको इस कहानी के जो पात्र है वो सभी आदर्शों से अनुप्राणित दिखाई देते हैं। लेकिन मधुलिका का जो इसमें पात्र है वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही प्रमुख है। जब भी आपके मतलब यदि आप कहानी की समीक्षा के रूप में पात्र और चरित्र चित्रण का वर्णन कर रहे हैं तो संक्षिप्त में आप मधुलिका की यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएं बता दीजिए। नहीं तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि मधुलिका के चरित्र चित्रण पर एक विस्तृत क्वेश्चन जरूर आता है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो के अंत में मधुलिका के चरित्र चित्रण के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगी, वहां से आप एक अलग से स्वतंत्र प्रश्न के उत्तर का निर्माण कर सकते हैं। मधुलिका की चरित्र चित्रण सफल है। बात करते हैं, हम भाषा की बात करें, यदि प्रसाद जी की भाषा की बात करें तो प्रसाद जी मूलतः, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाटककार हैं और कवि हैं, तो उनकी भाषा में हमें काव्यात्मकता, नाटकीयता, ये सब कुछ देखने को मिलती है। कहानी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान है और परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। इसमें ओज और माधुर्य गुणों का समावेश भी हमें जगह जगह मिल रहा है। प्रसंगानुकूल उन्होंने ओज और माधुर्य गुण के साथ साथ उन्होंने जो तीसरा गुण है प्रसाद गुण भाषा का, उस प्रसाद गुण के भी दर्शन हमको जगह जगह मिल जाते हैं। प्रसाद जी की जो भाषा है वो अर्थ ग्रहण के लिए तो बहुत ही सक्षम है ही, साथ ही साथ बिंबात्मकता भी उस भाषा की जबरदस्त विशेषता है। सटीक बिंब, अप्रस्तुत जो उपमान है उनके माध्यमों से उन्होंने चरित्रों की और उस समय की जो स्थितियां हैं, वातावरण है, उस सब की बड़ी सलीके से हमारे सामने अभिव्यक्त कर दिया है। मतलब जो उनकी भाषा है, उनके चरित्रों का की जो विशेषताएं हैं, उनकी मन की जो भाव है, उनकी जो बेचैनी है, मन की जो क्षोभ है, जो राग है, जो विराग है, उस सबको अभिव्यक्त करने में बहुत ही सक्षम दिखाई देती है। यदि पुरस्कार कहानी की भाषा के बारे में हम बात करें तो इसकी भाषा के हमको दो रूप मिलते हैं। जहां प्रकृति के सौंदर्य का अंकन है वहां पर भाषा संस्कृत नष्ट हो गई है, अधिक काव्यात्मक और बिंबात्मक हो गई है। ऐसे स्थलों पर ऐसा लगता है जैसे छायावादी कविता का कोई अंश गद्य खंड के रूप में हमारे सामने आ गया है। जैसे कहानी का प्रारंभ, आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमट, है ना। और दूसरी जो भाषा का रूप हमें इसमें देखने को मिलता है पुरस्कार में, वो बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा है और तो सामान्य पाठक को एकदम इजीली वो भाषा सारी समझ में
आ जाती है, जहां पर वो उन्होंने मधुलिका और अरुण के आपस में बातचीत हो रही है, मधुलिका अपना जीवन यापन कर रही है, वो दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मतलब साधारण भाषा है जिसमें जो कि बिल्कुल सरल और सहज है, और हमारे सामने जो कहानी का भाव है, जो कहानी के विचार है, वो हमारे सामने आ जाते हैं। बात करते हैं शैली की। तो जैसे मैंने बताया कि जयशंकर प्रसाद मूलतः नाटककार और कवि थे, तो उनकी जो शैली है उसमें नाटकीयता और काव्यात्मकता दोनों ही हमको देखने को मिलती है। जब हम पुरस्कार कहानी की शैली की बात करते हैं तो इस कहानी में मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार की शैलियां देखने को मिल जाती है। काव्यात्मकता और वर्णनात्मक शैली तो है ही, साथ ही साथ हमें नाटकीय शैली, पूर्व दीप्त शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली, ये भी हमें देखने को मिलती है। बड़ी कुशलता के साथ जयशंकर प्रसाद ने कहानी में इन विभिन्न शैलियों का सामंजस्य बिठाया और हमें बहुत ही प्रभावशाली लगता है उनकी शैलियों का ये प्रयोग। तो पूर्वदित जो शैली है यानी कि जो फ्लैशबैक शैली है, वो आपने देखा होगा कि जब मधुलिका 3 वर्ष हो जाते हैं तो 3 वर्ष के बाद उसको अरुण से हुई भेंट याद आने लगती है, और वो पूर्व दीप्ति शैली के द्वारा ही लेखक ने यहाँ पर दोहराया है। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई उस बात का स्मरण हुआ है। 2 नहीं 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 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। तो इस तरीके से उसको वो पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। वह अपने हृदय से पूछने लगती है, उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी होने लगती है, पूछती है कि मतलब जो अरुण की जो कहे हुए बात हैं वो उसको स्मरण आने लगते हैं और वो उन कल्पनाओं में खो जाती है। दूसरी जो मैं आपको बताया नाटकीय शैली, प्रसाद जी का जैसे नाटककार जो रूप है वो उनकी कहानी कला पे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावी रूप से प्रभाव डालता हुआ हमको नजर में आ रहा है। पुरस्कार कहानी में कई अवसरों पर हमें ये नाटकीयता देखने को मिलती है। लेखक ने बड़े ही सधे हुए रूप में इस नाटकीय शैली का प्रयोग किया है। तो वो नाटकीय शैली हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो 3 साल बाद जब वो अरुण के बारे में सोच रही है, उसी समय एक पथिक का आगमन होता है, और जब वो द्वार खोल के चकित भाव से देखती है कि राजकुमार अरुण खड़ा है, एक क्षण के बाद सन्नाटा सा छा गया और मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर यहाँ मधुलिका के साथ साथ पाठक भी इस आकस्मिक संयोग से स्तब्ध रह जाता है। मतलब नाटकीयता दिखाई है कि मतलब सोच भी नहीं पाते, लेकिन मधुलिका और अरुण का इस तरीके से मिलन वो दिखा देते हैं। इस नाटकीय शिल्प शैली का एक चरम बिंदु हमें देखने को मिलता है इस कहानी के समापन के अंश में, जब अरुण व्यंग से हंस रहा है और अरुण को प्राणदंड दे दिया गया है, तो उसी समय मधुलिका का प्राणदंड मांग लेना एकदम आकस्मिक है। मतलब पाठक एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है जब वो कहती है तो मुझे प्राणदंड मिले। कहकर मधुलिका अरुण के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। इस बिंदु पर पाठक न केवल हतप्रभ रह जाता है, वरन उसकी कल्पना को भी एक ऊंची उड़ान देता है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन पाठक वहीं बैठा बैठा बहुत कुछ सोचने लगता है। मतलब वो उसका मन ही नहीं करता कि वो इस कहानी को छोड़ दे। उसकी जो कहानी का जो प्रवाह है वो और आगे दौड़ने लगता है। उसके मन में आता है आखिर कहानी में आगे क्या हुआ होगा, मधुलिका के साथ क्या हुआ होगा। कहानी का अंत एकदम खुला हुआ है, मतलब पाठक के ऊपर छोड़ दिया एक तरीके से आगे की बात सोचने के लिए। ये प्रसाद जी की कहानी की बड़ी जबरदस्त विशेषता है कि वो पाठक के दिमाग को खोल देते हैं, उसके हृदय को खोल देते हैं, उसकी विचार शक्ति के प्रवाह को एकदम मतलब जैसे बहती हुई नदी होती है उस तरीके से खोल देते हैं। मतलब ये और पाठक के मन में आता है कि यार आगे राजा ने क्या किया होगा। मतलब ये जब हम ये कल्पना करता है, कोई भी पाठक यदि ये कल्पना करता है तो वास्तव में आगे की कहानी की जो कल्पना को वो करेगा तो वो जैसी कहते ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जैसे उसका संस्कार है, जैसे उसकी सोच है, जैसे उसका पालन पोषण हुआ है, जैसे उसकी विचार दृष्टि है, दृष्टिकोण है, उस हिसाब से इस कहानी के वो अलग अलग अंत सोचता है। कई संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। तो इसके कहानी का जो अंत के आगे की जो संभावनाएं है उसके बारे में यदि हम विचार करें तो क्या क्या विचार हमारे सामने आता है कि क्या हुआ होगा। क्या ऐसा हुआ होगा महाराज ने केवल दोषी अरुण को प्राणदंड दिया होगा और मधुलिका को छोड़ दिया होगा? क्या मधुलिका ने इसको स्वीकार कर लिया होगा? है ना, ऐसी स्वाभिमानी कन्या शायद वो तो इसको स्वीकार नहीं कर पाई होगी। दूसरी बात यह है कि महाराज को जब सारी बात मालूम पड़ी होगी कि मधुलिका किस तरीके से अरुण के षड्यंत्र का शिकार बन चुकी थी, तो मधुलिका महाराज को बहुत क्रोध आया होगा और उन्होंने क्रोध होकर दोनों को ही प्राणदंड दे दिया होगा, है ना। तीसरी बात यह आ सकती है कि शायद मधुलिका की कर्तव्य परायणता और उसकी देश शक्ति से प्रभावित होकर महाराज ने मधुलिका को तो छोड़ ही दिया होगा और मधुलिका के निवेदन पर
और उसकी प्रेम की निष्ठा को देखते हुए अरुण को भी छोड़ दिया होगा। एक ये भी आता है कि महाराज ने उन दोनों को छोड़ दिया होगा, लेकिन उन्होंने उस देश में तो उनको नहीं रहने दिया होगा। उनको हो सकता है आवेदन देते हुए उस देश से निर्वासित कर दिया होगा। अब ये चार संभावनाएं हैं और पाठक इनमें कलोल करता रहे, कल्पनाओं में उड़ता रहे कि आखिर हुआ क्या होगा। आइए देखते हैं इस कहानी की शीर्षक के बारे में बात करते हैं कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता क्या है। जब भी हम शीर्षक की बात करते हैं, सार्थकता की बात करते हैं, तो हमारे सामने कुछ चीजें होती हैं कि जो शीर्षक है वो लघु होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, नवीन और मौलिक होना चाहिए, भावोत्तेजक होना चाहिए और कुतूहलवर्धक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसमें अर्थवत्ता होनी चाहिए और जो कहानी की मूल संवेदना है उसको प्रकट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। मधुलिका कहानी में हम ये सब कुछ देखते हैं। मधुलिका कहानी का जो शीर्षक है वो वास्तव में पाठकों में उत्सुकता जगाता है, उसमें आकर्षण है और वो भावों को जागृत करने में ये शीर्षक पूरी तरीके से सफल है। तो सच पूछा जाए तो पुरस्कार कहानी का शीर्षक भाव और कथ्य दोनों के ही अनुरूप है। आपको जैसा बताया था कि पुरस्कार कहानी से संबंधित और जो प्रश्न आएंगे उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है मधुलिका का चरित्र चित्रण। तो जब आप मधुलिका का चरित्र चित्रण करें तो मैं इस वीडियो में काफी कुछ इतना बता चुकी हूँ जिसके आधार पर आप मधुलिका के चरित्र की खास खास विशेषताएं निकाल सकते हैं और उसके विस्तार के लिए भी बहुत सारा उद्धरण और बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। आप वहां से उनको उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए मधुलिका के चरित्र चित्रण से संबंधित कुछ बातें आपको स्पष्ट कर देती हूँ। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो पहले आप थोड़ा कहानी का परिचय दे दीजिए और उसके बाद आप आ जाइए मधुलिका के चरित्र चित्रण पर। मधुलिका इस कहानी का, जैसा हम जानते हैं, सबसे प्रमुख और सशक्त पात्र है। मधुलिका अपने चारित्रिक वैशिष्ट्य के कारण ही इस कहानी की नायिका है। उसके सामने अन्य जितने भी पात्र हैं वो सब गौण हो गए हैं। इवन देन अरुण का जो नायक है इस कहानी का, वो भी इस कहानी में मधुलिका के सामने बहुत ही निष्प्रभ सा दिखाई देता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि मधुलिका में कुछ कमजोरियां नहीं है, उसमें कुछ मानवीय होने के कारण, एक मनुष्य होने के कारण उसमें कुछ स्वाभाविक कमजोरियां हैं, पर उसका चरित्र अनेक असाधारण तत्वों से निर्मित है। ये हम कहानी में बार बार देख चुके हैं। कहानीकार ने मधुलिका के चरित्रांकन एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर करने की कोशिश की है जिसमें वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मधुलिका के चरित्र चित्रण की कुछ मुख्य बिंदु बता देती हूँ और उसके विस्तार से संबंधित भी कुछ भावों का और विचारों का संकेत कर देती हूँ। आप उसको आराम से विस्तृत आयाम दे सकते हैं। जैसे सबसे पहली उसकी जो विशेषता है वो है तेजस्वी एवं अपूर्व सुंदरी। जो मधुलिका है वो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सौंदर्य की धनी है। जब वो बीज दे रही है महाराज को तो वहां स्पष्ट किया है जयशंकर प्रसाद ने कि सारी जनता कौतूहल से देख रही थी महाराज को, लेकिन अरुण देख रहा था उस अपूर्व सुंदरी मधुलिका को, जिसके चेहरे पे तेज था और जो सौंदर्य की मलिका दिखाई दे रही थी। उसकी जो दूसरी विशेषता है वह है भोली भाली वो आदर्श कृषक बालिका है। हम इस कहानी में देख चुके हैं कि जब उसका खेत राजा का खेत बन जाता है, उसके पास अब जीवन यापन के लिए कुछ और साधन नहीं बचा है, तो वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही है। और वहां पर लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे जो ग्रामीण जन हैं, जो उसके नगर के लोग हैं, वो उसका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं और वो उसको एक आदर्श बालिका मानते हैं और आदर्श बालिका के रूप में उसका सम्मान किया जाता है। मधुलिका की एक विशेषता हम और देख रहे हैं खास, वो है उनकी सामंती मानसिकता से विरक्ति। मधुलिका को जो सामंती, यद्यपि वो खुद सेनापति की बेटी है सिंह मित्र की, लेकिन उसको जो सामंती जो मानसिकता है, जो एक अधिकार है की मानसिकता होती है, दूसरों की चीजों को छीन लेना, शोषण करना, उस मानसिकता से वो बहुत विरक्त है, बहुत दूर है और उसको ये चीज पसंद भी नहीं है। देखो महाराजा के द्वारा जो खेत लिए जाना है वो भी उसको पसंद नहीं आया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब अरुण उसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है तो वो साफ साफ कह देती है कि आप तो मगध के नंद बिहारी और मैं कृषक बालिका, कहाँ आपका और कहाँ मेरा साथ। तो इस तरीके से वो उपेक्षित कर देती है। मतलब उसको वो तुरंत ये नहीं है कि अरुण के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, क्योंकि उसको सामंती मानसिकता है, उससे काफी विरक्ति है। एक विशेषता हम मधुलिका की देख रहे हैं कि साहस एवं निर्भीकता। बहुत ही साहसी लड़की है वो, बहुत ही निर्भीक है। आप देखिए कि जब उसका खेत लिया गया और उसको स्वर्ण मुद्राएं दी गई तो उसने स्वर्ण मुद्राओं को वहीं पर
उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। तो जो मंत्री है, मतलब महाराज की भी भ्रक्ति तनी, तो वो डरी नहीं, उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी कि मैं इसका खेत का मूल्य नहीं लूंगी। और जब मंत्री तो एक तरीके से उसको धमका रहा है कि मूर्ख बालिका ये क्या कर रही है, तब भी वो स्पष्ट रूप से कह देती है कि असंभव, आप जो कह रहे हैं कि मैं राज्य रक्षण की अधिकारिणी हूँ, तो ये तो राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे, मेरे लिए ये खास बात क्यों हो रही है। दूसरी फिर वो साफ साफ कह देती है कि असंभव, मैं इसका मूल्य बिल्कुल भी नहीं लूंगी। स्वाभिमानी वो कितनी है, ये तो इस कहानी में कूट कूट के हम देख ही रहे हैं। कौशल के प्रसिद्ध परंपरागत उत्सव में राज्य द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, लेकिन वह उस भूमि के बदले राजा से पुरस्कार लेना स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वो उसकी पैतृक संपत्ति है जिसे वो बेचना अपराध समझती है और अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समझती है। और उसके विरुद्ध बाद भी आप ये देखिए, वो मेहनत मजदूरी करके काम कर रही है, पर किसी के सामने हाथ नहीं पसार रही है। और इसी तरीके से जब अरुण ने उसके सामने प्रेम निवेदन किया, तो वहां भी उसने अपने स्वाभिमान की पूर्ण रक्षा की है। परिश्रम और संघर्षशीलता उसके व्यक्तित्व का एक अन्यतम गुण है। मधुलिका द्वारा स्वर्ण मुद्राओं को जब अस्वीकार कर दिया गया, तो जीवन यापन के लिए उसे कठिन श्रम और संघर्षशील करना पड़ा, जो उसकी संघर्षशीलता और ईमानदारी का प्रमाण हमारे सामने उपस्थित कर देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हो सकता है कि इसमें आपको कहीं कहीं ऐसा लगे कि मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ, लेकिन ये सारी बातें मधुलिका के चरित्र को की जो प्रामाणिकता है, जो उसको उत्कृष्टता है, वो हमारे सामने बता रही है। तो जब भी हम किसी चरित्र की चारित्रिक विशेषताएं बताएं, तो हम उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताते बताते कहानी में से वो उदाहरण, वो उद्धरण हम जरूर बताएं जिनसे उसकी वो कहानी की वो विशेषता सिद्ध होती हो। मधुलिका में त्याग और कर्तव्य की भावना है। त्याग तो हम देख ही रहे हैं कि उसने अपनी भूमि का त्याग कर दिया, और उसने स्वर्ण मुद्राओं का भी त्याग कर दिया, वो उसकी लोभ में भी नहीं आई। और मधुलिका ने अरुण का जो मगध की रानी बनाने का जो प्रस्ताव था, उसका भी उसने त्याग कर दिया। और अंत में भी आप देखिए कि वो कौशल की महारानी बन सकती थी, वहां भी उसने अपनी त्यागशीलता का परिचय दिया। लेकिन मधुलिका कहीं कहीं भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी है। आप देखिए, शुरू में जब उसका खेत लिया जा रहा है और कौशल कह रहा है कि जो अरुण कह रहा है कि मैं कौशल और इससे तुम्हारी भूमि वापस दिलवा दूंगा, तब भी वो कहती है नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, कौशल का ये राष्ट्रीय नियम है, इस नियम का तो मुझे पालन करना चाहिए। और बाद में भी जब अरुण एक षड्यंत्र के माध्यम से कौशल को जीतना चाहता है, उस समय भी वो अपने कर्तव्य का परिचय देती है और इस षड्यंत्र की सूचना वो महाराजा को दे देती है। वो प्रेम और संवेदना की प्रतिमूर्ति है। पूरी कहानी में हम देख रहे हैं कि उसमें संवेदनशीलता भी कूट कूट के भरी हुई है। किस तरीके से जब वो प्रेम अरुण के प्रेम में बह जाती है, उस समय उसकी संवेदनशीलता, उसकी प्रेम की जो प्रतिमूर्ति है, वो देखते ही बनती है। देश और व्यक्तिगत प्रेम दोनों के प्रति उसकी ईमानदारी पर कहीं भी संदेह ही नहीं किया जा सकता। मधुलिका का पुरस्कार के रूप में प्राणदंड मांग लेना, अरुण के साथ जाकर खड़ा हो जाना, ये उसकी प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण है, जो इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना मधुलिका में कूट कूट के भरी हुई है। जगह जगह हमको ये चीज देखने को मिलती है। विशेषकर राष्ट्रीय प्रेम और मुक्ति चेतना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम वहां देखते हैं, जहां कौशल पर कब्जे की योजना बनाते समय अरुण का ये रहस्य वो अपने महाराज के सामने उद्घाटित कर देती है, सैनिकों के सामने उद्घाटित कर देती है, सेनापति को बता देती है और पुरस्कार स्वरूप खुद प्राणदंड मांग लेती है। तो और क्योंकि उसको याद आया है कि मेरे पिता सुमित्र कितने देशभक्त थे, राष्ट्र प्रेम थे, मैं उनकी पुत्री हूँ, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। नहीं मधुलिका, ये नहीं मुझे करना है। उसकी अंतरात्मा की आवाज है। तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि उस बच्ची में परंपराओं एवं पूर्वजों के सम्मान की भावना है। देखिए, वो जो भूमि है, जो अब राजा का खेत बन गया है, वो उसका कोई मूल्य स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो कह रही है कि ये तो मेरे पितृ पितामह की भूमि है, मुझे मतलब उत्तराधिकार में मिली है, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पूर्वजों का सम्मान करूं, क्योंकि ये जो भूमि पूर्वजों के द्वारा मुझे मिली है, एक तरीके से पूर्वजों का अनुदान है ये मेरे ऊपर उन्होंने ये विरासत मुझे सौंपी है, तो इसका मूल्य मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। लेकिन जो कौशल की राष्ट्र की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का वो पूरा सम्मान करती है, और स्त्रीउचित जो सम्मान है, उस सम्मान के साथ वो अपना जीवन जी रही है।
मधुलिका की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे दिखाई देती है वो है अंतर्द्वंद को झेलता उसका दृढ़ व्यक्तित्व। कितनी जगह ऐसी बात आई है जहां उसने जबरदस्त अंतर्द्वंद का सामना किया है, लेकिन हर बार उसका जो दृढ़ व्यक्तित्व है उस अंतर्द्वंद को झेलता हुआ और एक आदर्श समापन तक पहुंचता है। क्योंकि राजा ने अरुण को प्राणदंड का आदेश दिया था और मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी। मतलब वहां कितने गहन अंतर्द्वंद से मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा कि एक तरफ तो मातृभूमि की रक्षा का सवाल है और दूसरी तरफ प्रेम का लहराता हुआ समुद्र। दोनों में से वो किसे चुने? उस समय देखिए आप कि जब महाराजा कह रहे हैं बोलो तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए, उसके बाद में उस समय क्या चल रहा होगा, निश्चय ही यह प्रश्न उसके अस्तित्व को बहुत मथरा होगा। लेकिन मधुलिका ने जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया, जिस दृढ़ता का परिचय दिया, उससे उसके दृढ़ व्यक्तित्व का परिचय हमें दिखाई दे जाता है और वो प्राणदंड मांगकर अरुण के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। मधुलिका में भावुकता भी है। जब उसको दुर्ग के दक्षिण तरफ की नाले के पास की भूमि मिल जाती है और अरुण से वो अपना प्रेम स्वीकार कर लेती है, तो वहां उन दोनों के वार्तालाप में हम देखते हैं कि वो कितनी भावुक हो गई है। और जब 3 साल बाद उसकी वो अपनी झोपड़ी में बैठी हुई है और अपने अभाव से बहुत ज्यादा अधीर हो गई है, उस समय भी उसकी भावुकता देखते हुए बनती है। तो उसमें भावुकता है लेकिन अपने भावों पर नियंत्रण करने की विवेकशीलता भी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उसमें भावुकता और विवेकशीलता दोनों का अद्भुत सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। मधुलिका की ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई। आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे, पूरे इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको हो सकता है और भी कुछ विशेषताएं उसकी दृष्टिगत हो जाएं। तो यहाँ मैंने मधुलिका की कुछ विशेषताएं आपको बताई हैं और मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि मधुलिका की विशेषताओं पर एक स्वतंत्र क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में मधुलिका की विशेषता के बारे में अलग से आपको थोड़ा सा बता दिया है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुलिका जितनी सरल भोली, सुंदर, मधुर और आकर्षक है, अवसर आने पर वो उतनी ही कठोर, चतुर और साहसी भी हमें दिखाई देती है। यद्यपि उसमें नारी हृदय की कमजोरियां विद्यमान है, भावुक है, प्रेम को स्वीकार कर लिया है, एक बार अपनी दारिद्र्य और अपने अभावों से वो अधीर भी हो गई है, पर उन सब पर विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व क्षमता है। तो इस प्रकार मैंने आपको पुरस्कार कहानी का सारांश आपको बताया, पुरस्कार कहानी का कथानक समझाया। कथानक के साथ मैंने कहानी की जो विभिन्न तत्व होते हैं उन 6 तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा मैंने आपको समझाई, शीर्षक की सार्थकता बताई। साथ ही मैंने कहानी से संबंधित जो अन्य प्रश्न आपके आ सकते थे, उनके अंतर्द्वंद संबंधित प्रश्न है, ये सब मैंने आपको समझाए। मधुलिका की चरित्र चित्रण की बात समझाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके सुझाव हों खुले भाव से आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं अपने शिक्षण में अधिक से अधिक सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।